हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है और उन्होंने कहा, अपनी सीनियोरिटी के दम पर मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। मेरे पास सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं और जहां जहां गया हूं लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप सीनियर नेता है तो आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। लिहाजा लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियोरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। पार्टी बनाती है या नहीं, यह बाद की बात है। अगर पार्टी ने मुझे हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया तो हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा। यह बात यहां पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कही गई। तो कहा कि आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब की बार अपनी सीनियोरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। तो सीएम बना तो हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा, यह कहना है पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का। तो 6 बार के विधायक है, अच्छा खासा एक पॉलिटिकल करियर अपने साथ कैरी करते हैं, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस अपने साथ कैरी करते हैं। एबीवीपी के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं 1970 के दशक में। उसके बाद 6 बार विधायक, अंबाला कैंट से ही लगातार 2014 के बाद से विधायक रहे हैं और सबसे पहले जब राजनीति में एंट्री की थी तो निर्दलीय भी विधायक रहे। उसके बाद से अब 6 बार के विधायक होने का एक खिताब भी अब यहां पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के नाम है। वो एक अच्छा खासा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, अच्छा खासा एक्सपीरियंस अपने साथ कैरी करके चलते हैं और अब की बार मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करने की बात यहां पर कही गई है। किस तरीके से उन्होंने ये बात कही, उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। अपनी सीनियोरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करता हूं। मेरे पास सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं और मेरे अंबाला के लोग भी, मैं जहां जहां गया हूं मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियोरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा और हरियाणा की तस्वीर भी बदल दूंगा अगर पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया, यह कहना है अनिल विज का। तो अपनी तरफ से अपनी दावेदारी पेश कर दी है, मीडिया के सामने अपनी बात रख दी है और पार्टी किस तरीके से इस मांग को लेती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और यह भी जानकारी आपको दे दे कि 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा में नायब सैनी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया। लेकिन यहां पर अनिल विज के जो बोल हैं वो थोड़े से इतर नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं खुद मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी अपनी सीनियोरिटी के बेस पर रखता हूं। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। हरियाणा आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति का मिलना बहुत मुश्किल है। वे आयकर विभाग के कमिश्नर थे, पैसा अगर उन्हें कमाना होता तो वे वहां से कमा सकते थे। उन्होंने जनता की सेवा की, मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने तो बहुत कोशिश की हमें तोड़ने की, झुकाने की, जेल भी भेज दिया गया, सब कुछ कर लिया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल डरे नहीं, झुके नहीं, टूटे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई सरकार के तोते की तरह काम कर रही है, परंतु अरविंद केजरीवाल ने यह तय किया है कि वे जनता की अदालत जाएंगे और वहां से फैसला करेंगे। अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार व्यक्ति बहुत मुश्किल है ढूंढने से भी मिलना। इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, मैं इनको याद करा देना चाहता हूं। पैसा कमाना होता तो करोड़ों रुपए वहीं कमा सकते थे, आराम की जिंदगी जीते। उसको छोड़ के झुग्गियों में जाके रहने लगे, मदर टेरेसा के कैंप के अंदर गए, जनता की सेवा की, मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने पहले भी छोड़ी थी और बीजेपी ने तो बहुत कोशिश करी हमें तोड़ने की, झुकाने की, जेल में भेज दिया, सब कुछ किया, परंतु अरविंद जी जेल से डरे नहीं, झुके नहीं, टूटे नहीं।
हरियाणा के कैथल जिला के पुंडरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुल्तान जड़ौला ने अपने कार्यालय का शुभारंभ कर दिया। हवन किया गया और कार्यालय शुभारंभ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दिया। शुभारंभ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा, अब की बार कांग्रेस बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है और बड़ी जीत दर्ज कर सुल्तान जड़ौला को विधानसभा पहुंचाएगी यहाँ की जनता। कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर सुल्तान जड़ौला ने आभार भी जताया और कहा कि जनता का उनको भारी समर्थन मिल रहा है। अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने और राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने मुझे उम्मीदवार बनाया कांग्रेस पार्टी का। सबसे पहले तो मैं नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आज पुंडरी हल्के का मुझे उम्मीदवार बनाया। आप किन मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? मैं मुद्दे पे लड़ूंगा। पहले भाजपा ने कहा कि क्या उस पर काम करेंगे विकास की, तो मैंने पिछले 5 साल में विकास के काम करे। हुड्डा जी के आशीर्वाद से पुंडरी हल्के में लगभग 500 करोड़ रुपए के काम करे और 1000 युवाओं को रोजगार दिए हर एक गांव में, और क्षत्रिय बिरादरी ने हमने विकास रोजगार दिया। ऐसा कोई काम नहीं जिन्होंने रोजगार नहीं दिया हुआ। तो वहीं फरीदाबाद की दिगांव विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर अपने प्रचार में जबरदस्त तरीके से जुट गए हैं। इलाके के अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार अभियान में तेजी लाने के दौरान विभिन्न लोगों से राजेश नागर ने मुलाकात की और बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनाने के लिए लोगों से अपील भी की। तो वहीं इस मौके पर राजेश नागर के सैकड़ों समर्थकों ने उन्हें अपना समर्थन दिया और आने वाले चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए कहा। और हमेशा आगे भी खड़ा रहूंगा। और पर आपसे ये विनती है, 5 अक्टूबर को अपने अपना वोट तो डालना ही डालना है, औरों के भी वोट डलवाने हैं। क्योंकि हम लोग, ये एक भ्रम फैला हुआ है कि हम फ्लैट में रहने वाले लोग, हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोग, सेक्टर में रहने वाले लोग वोटिंग कम करते हैं। पर आपको अपने वोट का, मतदान का प्रयोग जरूर करना है। अपनी वोट भी डालनी है, डलवानी भी है, क्योंकि आप जो मतदान जो आप करोगे वो हमारे लिए एक मार्जिन हमारा उसका बढ़ता है। कई बार हमारे लोग ये सोचते हैं कि मेरी एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, वो आउटिंग पे चले जाते हैं, हॉलीडे मना लेते हैं, छुट्टी मना लेते हैं। पर ऐसे ही सब एक एक करके एक वोट से बहुत फर्क पड़ जाता है। आपने अपनी वोट डालनी है। सुबह उठते ही 5 तारीख को पूजा पाठ जो भी आप अपना करते हैं करके पहले मतदान फिर जलपान। तो आप लोग सब मुझे दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके विश्वास दिलाएंगे, सब वोट अपनी डालेंगे, औरों की भी डलवाएंगे। कोई रहे ना एक भी आदमी, हमारी 100% पोलिंग होनी चाहिए। बल्लभगढ़ विधानसभा की सुभाष कॉलोनी में बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा ने लोगों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा, कांग्रेस अपने 10 साल के राज में कॉलोनियों के रास्ते बनवाने तो दूर की बात है, वो रास्तों में मलबा मिट्टी भी नहीं डलवा पाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर मिसाल पेश की है। बीजेपी एक गरीब व्यक्ति, मजदूर, किसानों की हितैषी है। और साथ ही में मूलचंद शर्मा लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। सेक्टर वासियों ने बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा की जोरदार स्वागत कर उनकी तारीफ भी की है और साथ ही साथ लोगों ने उन्हें आश्वासन भी दिया है कि आगामी चुनाव में उन्हें प्रचंड बहुमत से जीत मिलने वाली है। मन की एक पीड़ा है काम करना। ये हालत इस शहर की थी, चलने के लिए सड़क नहीं थी। टिगाम रोड पे राम बरस गया, सड़क टूट गई। मोहना रोड पे चल गया, सड़क टूट गई। मलेन रोड चलाई नहीं कभी, तार खोल के रोड थे। हर साल में बने, हर साल टूट जाए, हर साल बने, और जहां वहां देखो जहां कॉलोनियों की बुरी हालत थी, आज वहां भी आरएमसी है। कोई रोड मैंने 130 किलोमीटर आरएमसी रोड बनाई, 130। और 100 बेटे शिव कुमार जी यानी इनकी यादव कॉलोनी पे 3.25 करोड़ रुपए खर्च करे। नहीं, सब पे ही करे मैंने। टेल ही मैंने लगाई, टेल भी मैंने लगाई है। ये बेटे ठाकुर साहब ऐसे ही है,
पहले टेल लगाई, रंगे बढ़िया टेल उखड़वा दी, आरएमसी बना दो, भाई हमें तो माननी पड़ेगी। तो पेरिस पैरालंपिक में हरियाणा के छोरों का जलवा लगातार बरकरार है। तो वहीं नीतीश कुमार के बाद अब सुमित अंतिल ने भी मेंस जेवलिन थ्रो में F64 में गोल्ड मेडल में जीत दर्ज की है। और साथ ही अब आपको बता दें कि सुमित ने अपने दूसरे प्रयास में 70.59 मीटर की दूरी तय कर भाला फेंका, गोल्ड मेडल अपने नाम किया। देश के लिए और प्रदेश के लिए खास बात यह है कि लगातार दूसरी बार सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता है। सोनीपत निवासी सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक हासिल कर देश और हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। तो वहीं सुमित अंतिल का गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान मौके पर मौजूद सुमित के कोच अरुण कुमार ने यह बताया है कि सुमित बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, मेहनत लगन की कोई कमी नहीं है। गोल्ड मेडल लेकर इन्होंने हरियाणा के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया। वहाँ पे काफ़ी अच्छा कंपटीशन था, सभी एथलीट्स अपना बेस्ट दे रहे थे वहाँ पे, तो हम भी कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे थे अपना बेस्ट दें। और जैसे टोक्यो में हमें टाइटल जीता था पैरालंपिक चैंपियन का, तो हम अब की बार डिफेंडिंग चैंपियन बन के गए थे कि अपने टाइटल को हम डिफेंड करेंगे। और मेरे को खुशी है कि मैं पहला ऐसा मेल एथलीट बना हूँ जो ओलंपिक या पैरालंपिक जैसे स्टेज पे अपना टाइटल डिफेंड कर पाया है, तो काफ़ी खुशी है उस चीज़ की। और बाकी एथलीट्स बहुत अच्छी तैयारी में आए थे, बट कहीं ना कहीं हमने बहुत अलग लेवल से तैयारी की थी, बहुत ही ब्रूटल ट्रेनिंग की थी अब की बार, और कोशिश करें कि आने वाले टूर्नामेंट्स में इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक करें। जैसे सुमित के साथ मैं लगा हूँ कोचिंग में, तो इस जैसा बंदा मैंने नहीं देखा अपने 15 साल के करियर में। इतना मेहनती है कि एक होती है, एक लिमिट होती है हर किसी इंसान की, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं। ये कहता है कि जितना भी मेरे को चाहो उतना वर्कआउट करो, तोड़ दो मरोड़ दो, पर मुझे बस गोल्ड जाना है। अब जो गोल्ड लाया, कितने कठोर मुकाबले वैसे आपने भी देखा। देखो डिफिकल्टी तो होती है, अब जैसे लेग टूटी है तो वो एक कोच और स्टूडेंट जान सकता है कि कितनी प्रॉब्लम में वो ये मेडल लेके आया है। जब प्रैक्टिस के बाद जब वो अपना लेग निकालता है और एक कप खून जब उस लेग से निकलता है, तो वो सिर्फ एक कोच और एक स्टूडेंट जानता है कितनी मेहनत इसके पीछे लगी है। अक्सर लोग राजनीति में नाम कमाने और राज करने के मकसद से आते हैं, लेकिन अंबाला में एक आज़ाद उम्मीदवार ऐसा भी आया है जो कि शहीद भगत सिंह का अभिनय करते करते समाज सेवी बन गया है और अब समाज सेवा करने के लिए राजनीति में उतर गया। ये प्रत्याशी अंबाला कैंट के बहू का रहने वाला धर्मेश सूद है और इसका मकसद राजनीति में आकर लोगों की सेवा करना है। बहुत से ऐसे मुद्दे अंबाला कैंट के जिनकी तरफ अभी तक किसी का भी ध्यान नहीं गया, ये उन मुद्दों का समाधान करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अंबाला कैंट की जनता ने उनका साथ दिया तो अंबाला कैंट की जनता के लिए वो काम करेंगे और जो भी यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उनका समाधान करेंगे, उन्हें खत्म करेंगे। वो जनता का सेवक बनकर काम करना चाहते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से चुनाव से पहले लोगों के बीच में नेता झोली फैलाकर वोट मांगते हैं, चुनाव जीतने के बाद और लोगों के सामने झोली फैलाकर बात उन्हें करनी चाहिए, लेकिन वो ये सब भूल जाते हैं। एक बार जीतने के बाद जनता के बीच में नेता नहीं आते, लेकिन अगर अंबाला कैंट की जनता ने उन्हें मौका दिया तो वो अंबाला कैंट की जनता की तमाम समस्याओं को खत्म कर देंगे। मैं समाज सेवा से जुड़ा हूँ। मेरा परिवार शुरू से ही समाज सेवा से जुड़ा है। चाचा जी सरपंच रहे, ताया जी पंच रह के सेवा करते रहे। मेरे चाचा जी जब सरपंच रहे तो गांव की फिरनी का, वो गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, वो बबियाली इकट्ठे गांव है, आपको पता ही है। तो वहाँ गांव की फिरनी की बड़ी समस्या थी उस टाइम, आज से कोई 20 साल पहले की बात है। तो वहाँ फिरनी बनाई तो रोड्स की जो समस्याएँ थी, वो से माजरा रोड, वो से नगला रोड, वो से कल्हेड़ी रोड, जो आज बड़ी बन गई, अच्छी रोड, मेटल रोड्स बन गई हैं, वो सारा मेरे चाचा जी के द्वारा किया गया। तो ऐसे ही सामाजिक कार्यों से, धार्मिक कार्यों से सारा परिवार जुड़ा रहा। वही संस्कार रहे माता पिता के, परिवार के, गुरुजनों के, उन आशीर्वाद से एक जब लोगों की समस्याएं देखा कि यार कहीं ना कहीं जो लोगों को, जो हमारी जनता को, जो हमारे बच्चों को समानता के साथ शिक्षा नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं वो पीड़ित हैं, किसी कष्ट से दुखी हैं, जो जिनका हल राजनीतिक तरीके से हो सकता है, संभव है। तो सभी युवा जुड़े हैं, चाहे वो धार्मिक प्रोग्राम से जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी सेवा भाव से जुड़े हैं, तो उन्होंने कहा भैया आप आगे आओ। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव मधोगढ़ में निर्माणाधीन हेचरी के विरोध में ग्रामीणों ने पंचायत कर प्रशासन को चेतावनी दी।
ग्रामीणों ने कहा कि समय रहते प्रशासन ने इसे बंद नहीं करवाया तो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर को ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त और साथ ही सीटीएम और पोल्यूशन विभाग को इसका निर्माण रोकने के लिए ज्ञापन भी दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर आज ये फैसला लिया गया है। भैया पंचायत इसलिए की गई है कि हमारे गांव में हेचरी का निर्माण अधीन हो रहा है, समझे, उसकी प्रक्रिया चल रही है। अब ये सोचना चाहिए कि जब वो बढ़ जाएगी तब हमारे गांव का क्या होगा। उसने एनओसी ले रखी है, पर्यावरण में ले रखी है। क्या पर्यावरण वालों ने आकर के यहाँ देखा कि यहाँ पर गांव कितनी दूर है, वहाँ बगल में लोग बसे हुए हैं, लेकिन ये लोग तो माल ले करके और चाहे इनके ऊपर कहीं पे भी साइन करवा लो। ये कोई मतलब की बात हुई क्या? हम डीसी साहब के पास गए हैं और भी आगे जाएंगे, डीसी से आगे भी है, मंत्रालय भी है, पूरा हरियाणा भी है, समझे कि नहीं। अगर ये नहीं हुआ तो पूरा गांव ईंट की ईंट बजा देगा, ये सुन लीजिए। ये आपको वो प्रदूषण फैलाएगी जी, मक्खियाँ फैलेंगी, उससे बीमारियाँ फैलेंगी जी। हमको तो वहाँ रहने का वो नहीं रहेगा, हम कहाँ जाएंगे बताओ। हम प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं ताकि ये उसका हमारे को विरोध कर रहे हैं ताकि उसको हटवाया जाए, हम नहीं लगने चाहते वो। इसीलिए हमें आज गांव की पंचायत इकट्ठी हुई है और इसी बारे में हम क्या नाम है इकट्ठे। पंचायत में क्या निर्णय लिया गया? पंचायत में निर्णय लिया है कि हम वोटों का बहिष्कार करते हैं, हमारी जो सुनवाई नहीं हुई तो। और हम आज तो हमारी गांव की करिए, कल 5 गांव की करेंगे, फिर 17 गांव की करेंगे। जब तक हमारा सोल्यूशन नहीं होगा जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सोमवीर है जी। बात को लेकर आज ये पंचायत हेचरी के विरोध में संपन्न हुई है और जो स्वास्थ्य के साथ लोगों को डर लग रहा है, एक भय की स्थिति बनी हुई है कि भविष्य में कितने लोग बीमार पड़ेंगे, वैसे भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों का आगमन हो रहा है। इसलिए इस चीज़ का विरोध करते हुए आज पंचायत की गई है और इस संदर्भ में फैसला किया गया है कि हम विधानसभा का जो आने वाला चुनाव है, आगामी चुनाव का बहिष्कार करते हैं। और मेरी प्रशासन से गुजारिश है, प्रार्थना है कि वो इस पर त्वरित कार्रवाई करे एवं हम सबकी भावनाओं से अवगत हो। मैं पहले तो पत्रकार साथियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे गांव की समस्या है, मेरे गांव में एक हैचरी लग रही है और गांव उसको बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है। गांव में महामारी जैसी भाई ने बताई कि महामारी फैलने की सबसे बड़ी बीमारी है। 30-40 घर बस्तियां बसी हुई हैं, वहाँ ढाणियाँ बसी हुई हैं, माता का मंदिर है वहाँ पे। और इन सभी को ये भयभीत हो रहे हैं वो कि हमारी यहाँ महामारी, हमारी आने वाली जनरेशन का क्या होगा, हमारा क्या होगा, या हमारे को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। हम इसीलिए ये मीडिया बुला के और मेरी ग्राम पंचायत ने ये फैसला किया है कि आने वाली विधानसभा 2024 का हम फुलजोर विरोध कर प्रदर्शन है। हेचरी यहाँ प्रस्तावित हेचरी है, उसके निर्माण को रोकने के लिए सारा गांव ये प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि हेचरी ऐसी चीज़ है कि इससे सिवाय प्रदूषण के कुछ नहीं होगा। हमें अचरज तो ये आता है कि ऊपर बैठे प्रशासन के यानी पर्यावरण विभाग ने उसे एनओसी दे कैसे दी, जबकि ये आकर ये नहीं देखा गया कि यहाँ देने लायक ये स्पॉट है या नहीं है। बंदरबांट में एनओसी दे दी गई उसको और वो अपने इतने लंबे हाथ बता रहा है कि ये गांव चाहे झक मार के मर जाए, चाहे रो रो मर जाए, मेरी हेचरी नहीं रुकेगी। तो खबर सोनीपत से है, जहां पर स्कूली छात्रों के 2 गुटों के बीच में मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों छात्र गुटों के बीच में जमकर लात घूंसे चलते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में मामला सोनीपत के मॉडल टाउन स्थित हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास का बताया जा रहा है, जहां स्कूली छात्रों के 2 गुटों के बीच में जमकर लात घूंसे चले और मारपीट का वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। तो खबर
खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। अंडरपास में पानी में डूबी एक कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल भारी बारिश के कारण रेलवे अंडरब्रिज में पानी भर गया था, जिसमें एक एसयूवी फंस गई थी और गाड़ी लॉक होने के चलते इसमें जो सवार 2 लोग थे वो निकल नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर तो पहुंची, लेकिन उस समय उनकी मौत हो चुकी थी। गाड़ी को पानी से बाहर निकाला गया और उसके बाद खबर सामने आई कि जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए दोनों लोग थे उनकी मौत हो चुकी है। अगर पानी की निकासी समय रहते हो जाती तो हो सकता है कि ये हादसा इतना बड़ा देखने को नहीं मिलता जो कि अब हो गया है। ये यहाँ पे सेक्टर 31 में ब्रांच हेड है एज ए वाइस प्रेसिडेंट, और साथ में 31 गुड़गांव। अच्छा, ये अपने घर आ रहे थे, ठीक है। और साथ में घर कहाँ है? घर फरीदाबाद में ओमेक्स में रहते हैं। गुड़गांव में जो है उनकी पोस्ट जॉब करते हैं, यहाँ पे इनका घर है। तो आ रहे थे, वो आए थे कि रास्ते में ही ये घटना हुई है। तो किस पोस्ट पे है ये? वाइस प्रेसिडेंट है। नाम? पुण्याश्री शर्मा। उम्र लगभग? उम्र वही 45 के आसपास होगी। कोई ऑफिस से निकले थे करीब 9:30-10। कौन कौन लोग थे? 5 विराज एक लड़का हमारा कैशियर है ब्रांच में, और जो पुण्याश्री शर्मा जी हैं वो हमारे ब्रांच मैनेजर हैं। वो ब्रांच से निकले थे रात को और ऑफिस मतलब घर जाने के लिए। उसके बाद वो रास्ते में कहीं पे टनल में पानी भरा हुआ था। तो विराज को जो नया है, मतलब यहाँ के रोड से वाकिफ़ नहीं है, तो हो सकता है उसको लगा होगा कि पानी ज़्यादा नहीं होगा, तो उसने शायद गाड़ी वहाँ से निकालने की कोशिश करी, तो हो सकता है उस बीच में कुछ हादसा हुआ है। तो मैंने साहब को छोड़ने आ रहे थे? हाँ जी, वो घर छोड़ने के लिए। बरसात ज़्यादा थी इसलिए? बरसात हो चुकी थी, पानी भरा हुआ था टनल में। कोई मेरे को लगता है कि वहाँ पे कोई बैरिकेटिंग वगैरह नहीं होगी शायद, इस वजह से उसने गाड़ी निकालने की कोशिश करी वहाँ से। मुझे तो खैर बहुत लेट जानकारी मिली है। मैं तो सुबह मतलब 4:30 बजे के आसपास 4:30 बजे के आसपास मुझे फ़ोन आया था, तो तब आया हूँ मैं यहाँ पे। ये क्या था जी, ये गुड़गांव HDFC बैंक में काम करते हैं। एक मैनेजर है, एक अपना कैशियर है। ये रात को वहाँ से अपनी XU एक गाड़ी है उसमें आए हैं। ओल्ड पे हमारी पुलिस द्वारा जो है ना पानी भरा होने के कारण बैरियर लगाया हुआ था कि भाई यहाँ जो है ना खतरा है, आगे ना जाए, पानी ज़्यादा भरा हुआ था। लेकिन फिर भी वो बैरियर को जो है ना इधर उधर करके उस पानी में घुस जाते हैं। जो हमारे एक राइडर वालों ने भी उनको कहा है कि भाई आगे जो है ना पानी ज़्यादा है, लेकिन ये फिर भी हम निकल जाएंगे उनसे करके ये उस पानी में घुस जाते हैं। साइड कर दिया था इन्होंने। वहाँ क्या होता है कि गाड़ी जो है ना अंदर, हमारे पुलिस वाले टोक के चले जाते हैं, ये गाड़ी अंदर कर लेते हैं, और तो ये गाड़ी जो है अंदर जाके गाड़ी बंद हो जाती है, गाड़ी में पानी भर जाता है, गाड़ी लॉक हो जाती है। लेकिन ये पता नहीं नशे में थे कैसे, क्या बात है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। गाड़ी लॉक होने के बाद किसी ने इनको नहीं देखा, नहीं किसी ने संभाला, तो ये गाड़ी लॉक होने के कारण ना तो ये खोल पाए ना कुछ कारण, तो वहाँ गाड़ी जो है में ही इनकी मौत हो गई, जो अभी मोर्चरी में लेकर के आए हैं। इसका नाम एक का विराज नाम बता रहे हैं। यहाँ एक आदमी जो है ना सेक्टर 86 में रहते हैं, और वो दूसरे वाला इसको छोड़ने के लिए आया था यहाँ पे, है ना। पिछले दिनों से लगातार बारिश ने जहां आम लोगों को गर्मी से राहत देने का काम किया, तो वहीं किसानों के लिए बारिश एक गंभीर समस्या बन गई है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में धान की फसल की प्रमुखता होने के कारण इस समय हो रही बारिश के चलते किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। धान की फसल जो लगभग पकने के कगार पर थी, अब लगातार हो रही बारिश के कारण जमीन पर लेट चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं करनाल के कृषि अधिकारी वजीर सिंह का यह कहना है कि बारिश होने से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है।